हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपके जो है साहित्य की 4 नंबर क्लास रहने वाली है दोस्तों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को इतने अच्छे से देखा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। तो देखिए चलते हैं अपन अपने आपके अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आ गया अपने आपके सामने। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन आपके, मस्त क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो देखिए ए ऑप्शन आपके चंद्रोदय, बी ऑप्शन है नरपति नाले, सी ऑप्शन है जयानक, डी ऑप्शन है सारंगधर। फटाफट से सोच के आंसर दे दीजिए दोस्तों। तब तक मैं जो है आपके पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है इसमें कितने छंद है? कुल छंद है इसमें 16,306 इसमें छंद है। और इसमें 68 प्रकार के छंदों का आपके इसमें प्रयोग किया गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद पर आधारित माना। किस पर दोस्तों? सुख सुखी संवाद पर आधारित माना। किसने माना दोस्तों? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। किसने माना दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो ये हो गई आपके इसके बारे में। और देखिए इस जो है इसमें छंदों का इतना ज्यादा प्रयोग होने के कारण इस रचना को जो है छंदों का अजायब घर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? छंदों का अजायब घर कहा गया। इस रचना को अजायब घर कहा गया। और देखिए अब बात करते हैं तो आपके इसमें जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंद्रोदय आपके इसके रचयिता हो जाएगा। देखिए जो है इसमें छपे छंदों की अधिकता के कारण जो है इस रचना को छपे छंदों की अधिकता के कारण चंद्रोदय को छपइयों का राजा कहा गया। क्या इसमें छपे छंदों जो है चंद्रोदय ने सबसे ज्यादा इसमें छपे छंदों का प्रयोग किया, इसीलिए जो है चंद्रोदय को क्या कहा गया दोस्तों? तो छपइयों का राजा कहा गया। और ये भी बता दीजिए कि छपइयों का राजा इनको किसने कहा? तो छपइयों का राजा इसको जो है आपके डॉक्टर किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने इसे छपइयों का राजा कहा। किसने कहा दोस्तों? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने छपइयों का राजा कहा। किसने कहा दोस्तों? शिव सिंह सेंगर ने इसे छपइयों का राजा कहा। तो देखिए ये हो गई आपके इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। और इस रचना के बाद चंद्रोदय को महाकवि कहा गया। कौन सा कवि कहा गया दोस्तों? तो महाकवि कहा गया। किसको कहा गया? आपके चंद्रोदय को। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के हो गए रचयिता आपके चंद्रोदय हो गए। चंद्रोदय को इस रचना के बाद महाकवि कहा गया और इनको छपइयों का राजा कहा गया। छपइयों का राजा कहा गया। और इस रचना के अंदर छंदों की अधिकता के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा गया। सुख सुखी संवाद पर आधारित होने के कारण हजारी प्रसाद ने द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद पर आधारित माना। इसमें कुल 16,306 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ दोस्तों। तो देखिए ये हो गई आपकी पृथ्वीराज रासो के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। और इसमें आपके ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है आपके, रासक शब्द से रासो शब्द का जन्म किस कवि ने माना या किसने माना? ऑप्शन आपके शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और राहुल सांकृत्यायन ने, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों कि आपके रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी। किससे मानी? रासक से मानी। किसकी मानी? रासो शब्द की। और देखिए दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए और अलग अलग ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्द से मानी, लेकिन जो है सर्वमान्य मत आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। सर्वमान्य रूप से भी रासक शब्द की उत्पत्ति रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके 3 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले कवि कौन है? कौन कौन है? इनमें से कौन से कवि ने जो है पूछ रहा है क्वेश्चन की पृथ्वीराज रासो को इनमें से किस कवि ने प्रमाणिक माना है? तो ऑप्शन आपके ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, श्याम सुंदर दास ने या सभी ने। तो देखिए
आंसर दे दीजिए दोस्तों, आपको पूरा टाइम मिलेगा आंसर देने का। तो देखिए जो है आपके पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक मानने वाले, तो इसको बहुत सारे विद्वानों प्रमाणिक भी माना, बहुत सारों ने इसको अप्रमाणिक माना, अप्रमाणिक भी माना इसको, और बहुत सारों ने इसे अर्ध प्रमाणिक भी माना। तो ये पूछ रहा है कि प्रमाणिक किसने माना, तो आपको प्रमाणिक बताना ओनली ना। तो प्रमाणिक देखिए दोस्तों, प्रमाणिक आपके नगेंद्र ने भी माना, आपके मिश्र बंधु ने भी माना, श्याम सुंदर दास ने भी माना, और इसके अलावा आपके मिश्र बंधु ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास और कर्नल टोड ने भी इसको प्रमाणिक माना। किसने माना दोस्तों? कर्नल टोड ने भी इसको प्रमाणिक माना। इसके अलावा मोहनलाल ने भी इसको प्रमाणिक माना दोस्तों, मोहनलाल ने भी इसको प्रमाणिक माना। और इसके अलावा इसको विष्णुलाल पांड्या ने भी इसको प्रमाणिक माना दोस्तों। तो ये 5-6 कवि है जो भी इन्होंने इस रचना को क्या माना दोस्तों? प्रमाणिक माना। किसने? लेकिन बात आती है कि शुक्ल ने इसको क्या माना, तो शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक माना दोस्तों। क्या माना दोस्तों? अप्रमाणिक माना। शुक्ल ने इस रचना को अप्रमाणिक माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना। हजारी जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना। देखिए दोस्तों, ये हो गई आपके जो है पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक होने पर या अप्रमाणिक की बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, आपके 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके, परमाल रासो की रचना किसने की? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसमें आपके ऑप्शन है जगन्नी, बी ऑप्शन है चंद्रवदाय, सी ऑप्शन है जयानक और डी ऑप्शन आपकी सारंगधर। क्या है दोस्तों? सारंगधर। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। परमाल रासो, देखिए परमाल रासो के ऊपर थोड़ी सी अपन बात कर ले तो ये है एक अर्ध प्रमाणिक रचना है दोस्तों। कौन सी रचना है? तो ये कैसी रचना है? तो ये एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। कैसी रचना है दोस्तों? अर्ध प्रमाणिक रचना है। और इसकी भाषा की बात करें दोस्तों, तो इसकी भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित हिंदी। कौन सी है दोस्तों? राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का दोस्तों? राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। और इसमें किसका वर्णन है तो बात करते हैं, तो इसमें महोबा के जो वीर सामंत थे ना दोस्तों, महोबा के वीर सामंत थे, वीर सामंत थे आला और उद्दल। कौन थे दोस्तों? आला और उद्दल के वीरतापूर्ण। आला और उद्दल, ये एक छंद भी है आला और उद्दल, और ये 2 सामंत भी हैं आला और उद्दल के वीरतापूर्ण कार्यों का इसमें जो है वर्णन किया गया दोस्तों। किसका वर्णन किया गया? वीरतापूर्ण। आला और उद्दल जो है उनके वीरतापूर्ण कार्यों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसको संपादन की बात करें तो इसको संपादन है जो है श्याम सुंदर दास ने कहाँ से करवाया? तो इसका जो संपादन है श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी काशी से करवाया दोस्तों। कहाँ से करवाया? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका संपादन करवाया। अब आपको तब तक आपने सोच लिया होगा, आपने आंसर भी दे रहे हैं बहुत सारे, तो सही है सभी का। और इस रचना की बात करें दोस्तों तो ये 13वीं शताब्दी की रचना है। इसका टाइम मिल जाएगा आपको 13वीं शताब्दी। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 13वीं शताब्दी। ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जगन्निक द्वारा रचित रचना है, ये एक प्रमाणिक रचना है दोस्तों। और इसमें किसका वर्णन है? तो महोबा के सामंत आला और उद्दल का, इसमें उद्दल के वीरतापूर्ण कार्यों का इसमें वर्णन है। और इसका जो संपादन है दोस्तों श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया। और इसकी जो भाषा है दोस्तों राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा है। देखिए दोस्तों, ये हो गया बिल्कुल माल रासो की बारे में जानकारी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आगे आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीहू चित्तौड़ न आविये। क्या है दोस्तों? पीहू चित्तौड़ न आविये सावन पहली तीज पंक्ति किस रचना से ली गई है दोस्तों? यह किस रचना की है? फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट जो है आपके आ गई है। इसके जो है
अमीर रासो हैं, पृथ्वीराज रासो हैं, कुमार रासो हैं, परमार रासो हैं। फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। बात करते हैं पीयू चित्तौड़ न आवे सावन पहली तीज, तो ये किस रचना की पंक्ति हैं? फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं तो ये है जो है आपके खुमान रासो की। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खुमान रासो की पंक्ति है। अब खुमान रासो के ऊपर थोड़ी सी नजर फेर लेते हैं। तो ये एक प्रामाणिक रचना है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रामाणिक रचना है एक। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों आपके दलपति विजय। कौन हो जाएंगे दोस्तों? दलपति विजय। विजय जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। और इसका जो शुक्ल ने इसका जो टाइम माना ना दोस्तों, शुक्ल ने इसका जो टाइम माना वो क्या माना? तो शुक्ल ने इसका टाइम 9वीं शताब्दी माना दोस्तों। कौन सा माना दोस्तों? 9वीं शताब्दी इसका टाइम माना। और इसमें कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो इसमें कुल 5000 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया। और ये अभी जो रचना है ये कहाँ पे है? तो ये पुणे संग्रहालय में संग्रहित है दोस्तों। कहाँ पे है? पुणे संग्रहालय में संग्रहित है। वर्तमान में ये रचना कहाँ है? तो पुणे संग्रहालय में पड़ी हुई है दोस्तों। और इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा भी राजस्थानी मिश्रित हिंदी है दोस्तों। कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा है। तो ये हो गई आपके जो है भाषा कौन सी हो गई दोस्तों? राजस्थानी मिश्रित हिंदी। तो ये हो गई खुमान रासो के बारे में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। इसको शुक्ल ने 9वीं शताब्दी इसका टाइम माना। इसमें 5000 छंदों का प्रयोग किया गया। ये एक प्रमाणिक रचना है। ये पुणे संग्रहालय में है जो सुरक्षित है। इसके जो रचनाकार है दलपति विजय हैं। इसकी जो भाषा है दोस्तों राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा है। और ये पंक्ति जो है इसी रचना की है। देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके सामने, लेकिन उससे पहले आप सभी फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जल्दी से मिल जाए। और जो ये चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बता रही हूँ, बाकी अब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। देखिए बात करते हैं अपन आपके 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो की। अब एक क्वेश्चन तो हो गया कि सारंगधर किसकी जो है हमीर रासो के रचनाकार कौन हो गए आपके? सारंगधर। तो एक आंसर ये आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है ना। तो सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो की भाषा है कौन सी है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो की भाषा है दोस्तों। आंसर दे दीजिए दोस्तों। फटाफट से इसमें आपके ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है अपभ्रंश। बात करते हैं हमीर रासो की, तो ये एक वीर रस की रचना है दोस्तों। किस रस की? तो ये एक वीर रस की रचना है दोस्तों। और ये एक प्रामाणिक रचना है दोस्तों। ये कैसी रचना है दोस्तों? एक प्रामाणिक रचना है। और बात करते हैं तो जो है राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन ने जो है इस रचना के रचनाकार या रचिता किसको माना दोस्तों? तो राहुल सांकृत्यायन ने इस रचना के जो है रचनाकार किसको माना दोस्तों? जज्जल को। किसको माना दोस्तों? जज्जल को राहुल सांकृत्यायन ने इस रचना के रचनाकार माने। और अगर भाषा की बात करते हैं दोस्तों, और इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें हमीर और अलाउद्दीन। किसका दोस्तों? हमीर और अलाउद्दीन। हमीर और अलाउद्दीन के मध्य जो युद्ध हुए ना, उसमें युद्ध से संबंधित 8 जो छंद है प्राकृत पेंगलम में इसकी रचना मिलती है। प्राकृत पेंगलम एक छंद शास्त्र है जिसकी रचयिता लक्ष्मीधर है, भाषा अपभ्रंश है ना। तो इसमें हमीर और अलाउद्दीन के मध्य के जो युद्ध हुए हैं ना दोस्तों, उस युद्ध से संबंधित 8 जो छंद है, उन 8 छंदों का जो है प्राकृत पेंगलम रचना में मिलते हैं।
इसका जो वर्णन है प्राकृत पेंगलम रचना में मिलते हैं और उसके जो रचयिता है लक्ष्मीधर है, उसकी भाषा अपभ्रंश है। तो अपन बात करते हैं हमीर रासो की, तो हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो राहुल सांकर यानी किसको माना दोस्तों, जज्जल को माना। और ये एक कैसी रचना है, तो ये वीर रस की रचना है, ये प्रामाणिक रचना है। और बात करते हैं तो इसकी भाषा की, तो इसमें जो है आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके इसमें हमीर रासो की भाषा है अपभ्रंश, तो डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हो गए आपके हमीर रस के बारे में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपके सामने आ गया आपके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? क्या है दोस्तों, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? आंसर दे दीजिए फटाफट। आपके हैं सारंगधर, चंद्रप्रदाय, नलय सिंह भाट, नरपति नालय। तो आंसर दे दीजिए दोस्तों, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? हाँ सभी को टाइम मिलेगा दोस्तों सोचने समझने का, फटाफट से सोच के आंसर दे दीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, तो विजयपाल रासो के ऊपर बात करते हैं, तो ये वीर रस की एक प्रमाणिक रचना है। इसमें विजयपाल तथा पंग जो राजा थे, जो राजा के मध्य विजयपाल रासो और पंग राजा के जो मध्य युद्ध हुए ना दोस्तों, उसका वर्णन है। विजयपाल रासो और पंग राजा के मध्य जो युद्ध हुए दोस्तों, राजा के मध्य हुए युद्धों का इसमें वर्णन है। तो इसका वर्णन विषय हो गया है दोस्तों, विजयपाल रासो और पंग राजा के मध्य हुए युद्धों का इसमें वर्णन है। और ये कैसी रचना है दोस्तों, तो ये है वीर रस की प्रामाणिक रचना है। कैसी रचना है दोस्तों, वीर रस की प्रामाणिक रचना है। वीर रस की प्रामाणिक रचना है दोस्तों। और अगर रचना रचयिता के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी भाषा के ऊपर भी नजर फेर लेते हैं, तो इसकी भाषा भी अपभ्रंश है। देखिए दोस्तों अपभ्रंश इसकी भाषा है। और अगर इसके रचयिता की बात करें, तो इसके रचयिता हो जाएंगे आपके नलय सिंह भाट, तो सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट से आंसर दे दीजिए सभी मुझे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, संदेश राशक की रचना किसने की दोस्तों, किसने की संदेश राशक की रचना दोस्तों, फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसमें आपके पहला जो ऑप्शन है अब्दुल रहमान या अदयमान। एक मिनट दोस्तों थोड़ा, हाँ देखिए ये अदयमान आपके यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध लिखा हुआ है, ये अदयमान ऐसे है ना, अदयमान, अदयमान भी मिल जाएगा या अदयमान भी मिल जाएगा ना। तो अब्दुल रहमान है या अदयमान, चंद्रबदाई, शारंगधर, नरपति नालय। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो देखिए अगर अपन ने इसकी बात करें, तो ये है ना 12वीं शताब्दी की रचना है। कौन सी शताब्दी की दोस्तों, तो ये 12वीं शताब्दी की रचना है आपकी। और ये कितने भागों में है दोस्तों, तो ये जो रचना है आपकी, ये रचना आपकी 4 भागों के अंदर है। 4 भागों के अंदर है। इसमें इसके पहले भाग में नायक नायिका का वर्णन है, दूसरे भाग में वियोग है, और इसके जो तीसरे भाग है इसमें पुनर्मिलन दिया गया है दोस्तों। और बात करते हैं इसके ऊपर, तो ये रचना जो है कालिदास की मेघदूत परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, कालिदास की मेघदूत परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, कालिदास की मेघदूत परंपरा पर आधारित है। और इसकी अगर इसकी बात करें, तो इसमें कुल कितने छंद है दोस्तों, तो इसमें कुल जो छंद है आपके 223 छंद हैं। इसमें कितने छंद है दोस्तों, 223 छंद इसके अंदर हैं। और इसमें जो है 84 आपके रासक छंद है। 283 में से 84 जो है आपके रासक छंद है। किस प्रकार के छंद है दोस्तों, 223 में से आपके 84 जो है रासक छंद है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। तो आंसर तो निकल ही गया मेरे मुंह से। देखिए दोस्तों अब्दुल रहमान जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। और अब्दुल रहमान को जो है हजारी जी ने हिंदी का पहला कवि माना, हिंदी का पहला कवि माना, पहला कवि माना। तो हजारी प्रसाद ने हिंदी का पहला कवि किसे माना दोस्तों, तो अब्दुल रहमान या अदयमान को। तो ये हो गई आपकी संदेश राशक की जो है बातें।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने माना। देखिए दोस्तों, अपन बात कर ही ली थी अपन ने, और क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने दोस्तों। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना। तो देखिए दोस्तों, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि तो अपन ने बात कर ही लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, डोला और मारू की क्रम से आयु है। देखिए दोस्तों, डोला और मारू की क्रम से आयु पूछ रहा है दोस्तों। फटाफट से आंसर दे दीजिए। 3 से 1.5 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 6 से 7 वर्ष। देखिए दोस्तों, आंसर दे दीजिए आप। देखिए एक बार क्या होता है कि पुंगल राज्य के जो राजा थे पिंगल, उनके वहां पे क्या होता है, कोई आपदा आ गई होगी, आर्थिक स्थिति या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो होगी, तो वो क्या होते हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए राजा नल के यहाँ आते हैं। और जब राजा नल के यहाँ आते हैं तो जो है मारवणी की माँ मारू, जो मारू की माँ है, मारवणी है पूरा नाम, मारू की माँ को जो है डोला बहुत पसंद आता है। तो डोला की उस टाइम जो है उम्र थी 3 वर्ष, और जो है मारू यानी मारवणी की जो उम्र थी वो थी 1.5 वर्ष। तो डोला की माँ मारवणी की माँ है डोला, डोला को बहुत पसंद करती है, और तभी बचपन में इन दोनों की शादी करवा देती हैं। क्या करवा देती हैं, इन दोनों की शादी करवा देती हैं। तो देखिए आंसर आ गया आपके सामने। तो ये आपके 3 वर्ष और 1.5। तो आपके ढोला की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 3 वर्ष, और मारू यानी मारवणी की हो गई 1.5 वर्ष। कितनी हो गई दोस्तों, 1.5 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, ये आज आपके जो है क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप अगर चैनल में नहीं हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और आप देखने के बाद भी अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना दोस्तों, और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। और मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।